हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबीता हियर एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर मानव तंत्र। और मानव तंत्र के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमने स्टार्ट किया है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र है उसको भी हम विद डायग्राम उतने ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत हार्ड है, बट हार्ड कुछ नहीं है। आप इसके अंदर अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में आप नॉलेज ले रहे हो तो आपको इस चैप्टर में इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत ही इजी है, आपके कौन कौन सा बॉडी पार्ट क्या काम कर रहा है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, क्या उसकी प्रोसेस है, क्या उसकी मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें ही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ठीक है, आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए, अच्छे से विद डायग्राम पढ़िए तो आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्वसन है क्या। श्वसन, ज़्यादातर बच्चों की क्या थ्योरी होती है, बच्चों से पूछा जाता है श्वसन क्या होता है। बच्चे बोलते हैं मैम ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हो गया श्वसन। नो, ये श्वसन नहीं है। ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इट इज ब्रीदिंग। ये श्वसन नहीं है, ये क्या है, ब्रीदिंग है, श्वास लेना है। ये हो गया, हम जल्दी से ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। ये जो प्रोसेस है ये श्वास लेना कहलाता है, इसको हम श्वसन नहीं बोल सकते। श्वसन और श्वास लेना यानी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों में बहुत डिफरेंस है। श्वसन क्या होता है अभी समझते हैं। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो हमारी बॉडी किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। ठीक है, और सेल जो है वो हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी हमारे शरीर के सभी काम सेल करती है। तो सेल जब सारे काम करती है तो उसको एनर्जी भी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी जो हम फूड ले रहे हैं, उस फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। यानी जो हम फूड ले रहे हैं उससे जो हमने न्यूट्रिएंट्स निकाले थे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉइड, फैटी एसिड्स, ये जो हमने, ये पार्ट हम न्यूट्रिशन में कर चुके हैं। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये सब हम कर चुके हैं। हमने फूड लिया, उसका डाइजेशन किया, उससे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, किससे, एंजाइम्स के थ्रू, और उससे हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला, अमीनो एसिड्स मिले, फैटी एसिड मिले, ग्लिसरॉइड मिले। अब इनका क्या करना है, इनको सेल तक, ब्लड के थ्रू सेल तक भेजना है, और सेल क्या करेगी, ग्लूकोज से एनर्जी निकालेगी। और एनर्जी कैसे निकालेगी, एनर्जी लेने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। भाई किसी भी चीज को आप जलाते हो तो उससे हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन किससे मिलेगी, श्वसन से मिलेगी। तो श्वसन के थ्रू हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया, ऑक्सीजन गई कहाँ पर, लंग्स में। ठीक है, लंग्स के बाद ऑक्सीजन गई ब्लड में, और ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ गई, सेल में गई, और सेल में साथ में डाइजेशन के थ्रू क्या था, ग्लूकोज भी है, ब्लड के थ्रू सेल के अंदर ग्लूकोज भी चला गया, और ब्लड के थ्रू सेल के अंदर ऑक्सीजन भी चली गई। अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये करेगी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज को तोड़ेगी और उससे एनर्जी निकालेगी। कौन सी प्रोसेस द्वारा, ऑक्सीकरण प्रोसेस द्वारा। तो एनर्जी निकलेगी, ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया, ऑक्सीजन का यूज हुआ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ तो क्या निकली, एनर्जी निकली, और एनर्जी के साथ साथ क्या निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो उसको वापस ब्लड के थ्रू लंग्स के पास भेजा जाएगा, और लंग्स से वो वापस हमारी नोज के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उस ऑक्सीजन का यूज करना एनर्जी निकालने के लिए, उस ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एनर्जी प्राप्त करना, और साथ में CO2 गैस उत्सर्जित करना। ये प्रोसेस जो है वो है आपका रेस्पिरेशन। क्लियर है। तो देखो, रेस्पिरेशन जो है वो एक अपचयी अभिक्रिया है। अपचयी मतलब कैटाबोलिक रिएक्शन है। अब कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है जब आप किसी सब्सटेंस को या किसी मॉलिक्यूल को तोड़ते हो
यानी कोई सब्सटेंस है उसको आप तोड़ोगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो वो रिएक्शन कहलाती है आपकी कैटाबोलिक रिएक्शन। जब छोटे छोटे टुकड़ों को वापस जोड़ते हो तो वो कहलाती है एनाबोलिक रिएक्शन, और बोथ आर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, तो जो श्वसन है उसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, कैटाबोलिक रिएक्शन हो गई। तो जो रेस्पिरेशन है वो एक जटिल प्रोसेस है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और कोशिकाएं ऑक्सीजन द्वारा पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करती हैं तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती हैं। यहां पर पोषक तत्व क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है ना, यहां पर जो पोषक तत्व है वो क्या है, ग्लूकोज है। अब यहां पर ग्लूकोज भी हो सकता है, आपके फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, आपके एमिनो एसिड्स भी हो सकते हैं, बट जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाओगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर आपको सिर्फ पोषक तत्व के रूप में किसको ध्यान में रखना है, ग्लूकोज को ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले जो सेल है वो एनर्जी किससे निकालेगी, ग्लूकोज से निकालेगी। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका कोशिकीय ईंधन होता है, जो जलता है, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक, जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बोल दो, चाहे आप कोशिकीय ईंधन बोल दो, श्वसनीय पदार्थ बोलो, चाहे कोशिकीय ईंधन बोलो, क्या होगा, ग्लूकोज होगा। सबसे पहले एनर्जी किससे निकलेगी, ग्लूकोज से निकलेगी। आपको ग्लूकोज याद रखना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। एक 6 कार्बन का पदार्थ है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसको हम एक रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। हमने श्वसन के थ्रू क्या किया, ऑक्सीजन को ग्रहण किया। तो ग्लूकोज जो किससे आई थी, डाइजेशन, हमने जो फूड लिया था उसमें हमने उसका डाइजेशन हुआ और बाद में क्या मिला, हमें ग्लूकोज मिला। तो जो ग्लूकोज है हमने श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन को ग्रहण किया। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या बना, CO2 बना, साथ में वाटर H2O। ठीक है, फिर साथ में क्या निकली, एनर्जी निकली, ऊर्जा निकली। ये क्या है, ये रिएक्शन क्या है, रेस्पिरेशन है। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, जिसको वापस लंग्स से नोज के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। साथ में बना H2O और साथ में क्या निकली, एनर्जी। उस एनर्जी को काम में लेती है हमारी सेल और वो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस करती है। ठीक है, ये है आपका रेस्पिरेशन। फिर देखिए आपके श्वसन के कुछ चरण हैं, कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले तो श्वास लेना, सबसे पहले तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकलना। श्वास लेना मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। फिर गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और CO2 बाहर निकाल रही है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ तक होता है, आपके लंग्स तक होता है। ठीक है, आपके लंग्स तक, जैसे नोज के थ्रू आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, ऑक्सीजन गई आपके ट्रेकिया से यानी श्वास नली से होकर आपके लंग्स में गई और लंग्स से बाद में वो कहाँ गई, ब्लड में गई। तो ब्लड के अंदर गई, फिर ब्लड से आगे क्या होगा, वो सेल तक पहुंचेगी, वो बाद का प्रोसेस है। श्वसन कितना है, आपके लंग्स में जो काम हो रहा है, लंग्स से वो ऑक्सीजन को ब्लड में भेज दिया है। अब ब्लड को आगे सेल को क्या करना है, वो जाने। श्वसन क्या हो गया, वो हो गया सिर्फ आपके लंग्स तक। लंग्स से आपने ऑक्सीजन को भेज दिया किसमें, आपने ब्लड में भेज दिया। तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को तो आपने भेज दिया ब्लड में, अब वहां से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस किसमें आएगी, ब्लड में आएगी और ब्लड के थ्रू वो वापस किसमें भेजी जाएगी, लंग्स में भेजी जाएगी और लंग्स से वापस वो नोज के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो ऑक्सीजन का लंग्स में जाना और लंग्स से वापस CO2 का बाहर आना, ये क्या हो गया, गैसों का आदान प्रदान हो गया। उसके बाद में गैसों का ट्रांसपोर्ट, गैसों का परिवहन। परिवहन क्या है, परिवहन भी यही है। गैसों का जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली है, वो ऑक्सीजन क्या जाएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से ब्लड में जाएगी, फिर वो ब्लड के बाद किसमें जा रही है, सेल में जा रही है और सेल में क्या हो रहा है, उससे एनर्जी प्राप्त हो रही है और साथ में CO2 निकल रही है। तो आगे क्या हो गया, वो सभी पार्ट्स में उसका ट्रांसपोर्ट हो गया, सारे बॉडी पार्ट्स में जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्ट हो गया है ब्लड के थ्रू। ये क्या हो गया, गैसों का
परिवहन हो गया। अब देखिए फोर्थ चरण है इसका पोषक तत्वों यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो मैंने आपको बताया सेल के अंदर जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद लास्ट चरण में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, तो वो भी हम देख चुके हैं। तो रेस्पिरेशन आपको समझ में आया, रेस्पिरेशन क्या है, ओके। अब जो आपका मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र के ऑर्गन कौन कौन से हैं, यानी मानव श्वसन तंत्र किसे कहेंगे, यानी वो सारे ऑर्गन जो क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, वो सभी मिलकर क्या बनाएंगे, श्वसन तंत्र बनाएंगे। जैसे डाइजेशन में क्या था, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर पाचन का काम कर रहे थे और उस पूरे सिस्टम को हम क्या कह रहे थे, पाचन तंत्र। उसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, और उन ऑर्गन्स को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, श्वसन तंत्र बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से अंग आते हैं वो देखते हैं। देखो श्वसन तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, सबसे पहला ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर आपके आता है नासिका, इसमें समझाऊंगी आपको बाद में, नासिका, मुख, ग्रसनी और लैरिंग्स। अब डायग्राम में आइए, यहां तक का जो पार्ट आपको लैरिंग्स दिखा हुआ दिख रहा है रेड कलर का, यहां तक का जो आपका पार्ट है, यहां तक का, ये क्या कहलाता है, ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, कौन सा, ये वाला पार्ट, नोज से लेकर आपके लैरिंग्स तक का पार्ट जो है, ये है आपका ऊपरी श्वसन तंत्र। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए सबसे पहले तो नोज के थ्रू अपन ने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो सबसे पहले तो क्या आया, नोज आया। नोज के बाद आया आपके माउथ। माउथ से भी आप कई बार क्या करते हो, कोई भी अलग कंडीशन में, जैसे जुकाम हो जाता है, अपना नाक बंद हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, मुख से सांस लेते हैं। तो मुख भी क्या करता है, हमारे एक श्वसन अंग के तौर पर कार्य करता है, जिसको हम द्वितीयक श्वसन अंग बोलते हैं। वो आगे देखेंगे हम जब इन अंगों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो नासिका के बाद में दूसरा श्वसन तंत्र का ऑर्गन कौन सा है, माउथ, मुख हो गया। फिर मुख और नासिका दोनों से वायु जो अंदर ली, वो वायु किसमें गई, ग्रसनी में गई, जो हम डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसनी के अंदर गई, फिर ग्रसनी से किसमें गई, लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स तक का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में कौन से ऑर्गन आएंगे, निचले श्वसन तंत्र में आपका श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका और फेफड़े। अब लैरिंग्स से नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, निचला श्वसन तंत्र है। लैरिंग्स से नीचे क्या है, श्वास नली है, ये इसको हम श्वास नली या ट्रेकिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया या श्वास नली, फिर ट्रेकिया के बाद में आपके आएंगे लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या है, ये ट्रेकिया जो 2 भागों में डिवाइड होगी ना, यहाँ पर ये जो 2 भाग दिख रहे हैं आपको, तो इनको क्या बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं श्वसनिकाएं। ये जो दोनों पार्ट है, एक तो ये इधर आ गई और एक नलिका इधर चली गई, ये जो दोनों पार्ट है ये क्या है, श्वसनिकाएं। और ये आगे और पार्ट में डिवाइड हुई है, और छोटी छोटी नलिकाओं में डिवाइड हुई हैं। उन सभी नलिकाओं को हम क्या बोल रहे हैं, श्वसनी या ब्रोंकाई बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो ब्रोंकाई है, ये जो शाखाएं हैं, इनके आगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ब्लू कलर की बनाई हुई है, जो ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं कुपिकाएं। क्या बोलते हैं, कुपिकाएं, एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये क्या है, श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनिकाएं और श्वसनी और कुपिकाएं, ये क्या है आपके निचले श्वसन तंत्र के अंदर आते हैं। ठीक, फिर थर्ड पार्ट कौन सा है, श्वसन मांसपेशियां। मांसपेशियां कौन कौन सी होती है, मांसपेशियां होती है एक तो आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, यानी एक विशेष प्रकार की ऐसी पेशियां हैं जो हमारे श्वसन में काम में आती हैं। इंटरकोस्टल मसल 2 टाइप की होती है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। ठीक है, फिर है दूसरी मांसपेशियां आपके डायफ्राम। डायफ्राम जो आपको ये दिख रहा है ना नीचे, ये क्या होता है, हमारे डायफ्राम होता है। ये भी किससे बना होता है, पेशियों से बना होता है। ठीक, तो ये हो गए इसके 3 पार्ट। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र, और ऊपरी श्वसन तंत्र में फर्स्ट ऑर्गन आता है आपके नासिका। तो नासिका क्या है, नासिका आपके श्वसन तंत्र का प्राथमिक अंग है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है,
नाक से हो रही है, हम ऑक्सीजन को नाक से ग्रहण कर रहे हैं, तो प्राथमिक अंग के तौर पर कौन कार्य करता है? आपका नाक कार्य करता है। ठीक है, अब जो आपकी नोज है वो नोज खुलती है दो नासा द्वार के द्वारा। ठीक है, दो नासा द्वार होते हैं और दो नासा द्वारों के द्वारा आपकी नोज खुलती है, और नोज के अंदर का जो पोर्शन है वो कहलाता है आपके नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, जैसे आपका मुख खुल रहा था तो मुख खुलते ही अंदर क्या थी? मुख गुहा थी, जिसको हमने क्या बोला था? बक्कल कैविटी बोला था। ठीक है, वैसे ही हमारे नाक के अंदर भी क्या है? एक कैविटी है, एक गुहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नासिका गुहा या नेजल कैविटी बोलते हैं। और जो हमारी नासिका गुहा है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक पतली झिल्ली एक पतली हड्डी के द्वारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। नासिका गुहा के अंदर क्या होते हैं? नासिका गुहा के अंदर छोटे छोटे महीन बाल होते हैं, रोम होते हैं। उसके अलावा श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो श्लेष्म ग्रंथियां, महीन बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो नासिका से हम जो वायु ले रहे हैं, जो हम वायु ग्रहण कर रहे हैं, उस वायु को स्वच्छ करने का काम करते हैं, उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। शुद्ध कैसे करते हैं? जो रोम पाए जाते हैं, जो बाल पाए जाते हैं, वो बाल क्या करते हैं? जो मिट्टी या धूल के कण आ जाते हैं ना वायु के साथ, उन मिट्टी या धूल के कणों को आगे श्वास नली में जाने से रोक देते हैं, उनको नासिका गुहा के अंदर ही रोक देते हैं। दूसरा जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, वो श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है? श्लेष्मा का स्राव करती है। और श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा वही है, एक चिपचिपा लसलसा सा पदार्थ है, जो क्या करेगा? जो धूल के कण हैं या फिर जो वायु के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कर लेते हैं? आपके नोज के अंदर वो श्लेष्मा चिपका लेते हैं, ताकि वो आपके श्वास नली के अंदर नहीं जा सके। क्योंकि आपके जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही कोमल और लचीला पार्ट होता है, जो बहुत जल्दी डैमेज होने का खतरा है, जिससे क्या होता है? ये जो धूल के कण अंदर जाते हैं तो वो डैमेज हो जाता है। इसलिए आपके जो नोज के अंदर ही क्या हो जाती है? वायु जो है वो फिल्टर हो जाती है, वो शुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो देखो नासिका गुहा में पतले रोम श्लेष्म झिल्ली होती है, जिससे वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु नासा मार्ग के अग्रभाग में रह जाते हैं तथा स्वच्छ वायु फेफड़ों में रह जाती है। इसके अलावा आपके नासिका गुहा जो है उसका एक और एडवांटेज है। वो क्या है? जैसे ही आप वायु को नोज के द्वारा अंदर लेते हो तो उसमें जो श्लेष्मा पाया जाता है, वो श्लेष्मा क्या है? नम होता है, नम होता है, चिकना होता है, लसदार होता है। तो उसमें जो नमी होती है, उस नमी के कारण हम जैसे बहुत ही गर्म एयर हमारे नोज के द्वारा अंदर जा रही है, तो वो क्या होगी? ये श्लेष्मा की जो नम झिल्ली है, जो नमी है, इससे वो वायु भी क्या हो जाएगी? थोड़ी नम हो जाएगी, और उसका जो टेम्परेचर है वायु का, वो टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो टेम्परेचर को लेवल करने का भी काम करती है आपके श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा स्रावित श्लेष्मा। तो श्लेष्मा के कितने काम हो गए? एक तो आपके धूल के कण, बैक्टीरिया, इनको नाक के अंदर ही रोक लिया। दूसरा, आपके जो बाहर से वायु ली है, उस वायु का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देती है। तो ये इसके क्या है? एडवांटेज। अब इसके बाद में आपके सेकंड ऑर्गन आता है माउथ। अब माउथ क्या है? प्राथमिक अंग तो हो गया आपके नोज, नासिका हो गया, और जो सेकेंडरी ऑर्गन है, जो द्वितीयक अंग के तौर पर काम करता है श्वसन तंत्र में, वो है आपका माउथ। किसी भी कारण से यदि आप नोज से सांस नहीं ले पाते हो, जुकाम होने की कंडीशन में या कोई भी कंडीशन में, तो आप किससे सांस लेते हो? सेकेंडरी ऑर्गन माउथ से सांस लेते हो। लेकिन माउथ से आप जो वायु ले रहे हो अंदर, वो वायु नोज से ली गई वायु की अपेक्षा शुद्ध नहीं है, वो क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई रोम नहीं पाए जा रहे, कोई श्लेष्मा झिल्ली भी नहीं पाई जा रही है अंदर, तो इससे क्या होगा? वायु शुद्ध नहीं होगी, और नाक से जब सांस लेंगे तो वो वायु क्या होगी? शुद्ध होगी। ठीक है, फिर थर्ड ऑर्गन हम पढ़ते हैं ग्रसनी। ग्रसनी, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बारे में हम डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। फेरिंग्स जो है वो कहाँ पाई जाती है? हमारे मुख गुहा के और नासिका गुहा के पीछे के भाग में पाई जाती है, पृष्ठ भाग में पाई जाती है, जो कि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। याद आया? नहीं याद आया तो पीछे का लेक्चर देख लेना। ठीक है, 3 प्रकार की होती है: नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। नासाग्रसनी जिसकी ओपनिंग किसमें हो रही है? नोज में हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नासाग्रसनी। और ग्रसनी का वो पार्ट जिसकी ओपनिंग माउथ में हो रही है, उसको मुखग्रसनी, और जो कंठ में खुल रही है उसको कंठग्रसनी। ठीक है, तो देखो नासाग्रसनी के पृष्ठ भाग में एक कीप नुमा स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? एक कीप नुमा स्ट्रक्चर है,
ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों खुलती हैं। देखो ये आपके ग्रसनी है और ग्रसनी के नीचे यहां पर आपके क्या है, लैरिंग्स, और ये जो ग्रसनी है ये खुलती है, ये जो आपके दिख रही है ना, ये श्वास नली है, ट्रेकिया है, इसको आप वायुनाल भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर ये जो ग्रसनी है वो नीचे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। डाइजेशन सिस्टम में बहुत अच्छे से ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूं। तो जो ग्रसनी है वो नीचे दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो वायुनाल और दूसरा ग्रासनाल, जिसको हम ग्रसिका भी बोल रहे थे। एक तो वायुनाल और दूसरा ग्रासनाल। जो वायुनाल होती है वो आगे की तरफ होती है और जो ग्रासनाल होती है वो पीछे की तरफ होती है, ठीक है। वायुनाल जो है ना उसी को हम श्वास नली बोल रहे हैं, ठीक है। वायुनाल है वो आगे की तरफ और ग्रासनाल है वो पीछे की तरफ होती है, ठीक है। फिर जो ग्रसनी, देखिए ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रासनाल दोनों खुलती है। वायुनाल के मुख पर, इसके माउथ पर क्या होता है, एक ढक्कन होता है। याद करो क्या नाम था उस ढक्कन का, एपिग्लोटिस। तो उसके मुख के ऊपर क्या होता है, एक उत्तकों का बना हुआ ढक्कन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन बोलते हैं, उसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। और वो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, भोजन को वायुनाल के अंदर जाने से रोकता है। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो एपिग्लोटिस किस पर आ जाता है, वायुनाल पर आ जाता है, श्वास नली पर आ जाता है, जिससे आपका भोजन श्वास नली के अंदर नहीं जाता है। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, आपके श्वास नाल और आपके ग्रासनाल दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। दोनों के यानी वायुनाल के अंदर भोजन नहीं जाए, इस चीज से वो बचाता है, ठीक है। एपिग्लोटिस। अब देखो एपिग्लोटिस के बाद में क्या है, लैरिंग्स। ग्रसनी हो गया, ग्रसनी के बाद में आप वायु लोगे वो कहां जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक बक्सेनुमा स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, जिसको हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, यानी स्वर यंत्र ध्वनि यानी क्या उत्पादित करती है, वो क्या उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी, उसमें कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर रज्जु बोलते हैं। देखिए यह एक बक्सेनुमा संरचना होती है जो वायुनाल तथा कंठ ग्रसनी को जोड़ती है। इधर देखिए लैरिंग्स है, अब लैरिंग्स किसको जोड़ रही है, ऊपर तो ग्रसनी है और ग्रसनी का सबसे नीचे का पार्ट कौन सा था, कंठ ग्रसनी था। तो कंठ ग्रसनी को किससे जोड़ रही है, आपके श्वास नली से जोड़ने का काम कर रहा है कौन, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो है वो वायुनाल तथा कंठ ग्रसनी को जोड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये कितने प्रकार की उपास्थियों से बनता है, 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है आपका लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स में स्वर रज्जु नामक संरचनाएं होती हैं, जिनके थ्रू क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। जैसे ही हम वायु को ग्रहण करते हैं, वायु लेते हैं, तो वायु का जब प्रेशर पड़ता है इन स्वर रज्जु के ऊपर, उस प्रेशर से क्या होती है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, और उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो लैरिंग्स में स्वर रज्जु नामक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें हवा के दबाव के कारण कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसीलिए लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, ध्वनि उत्पादक अंग भी बोला जाता है। ये था आपका ऊपरी श्वसन तंत्र, और ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे थे, वो सारे ऑर्गन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, कैसे रेस्पिरेशन होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ों में क्या होता है, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो फेफड़ों में दाब बढ़ता है या कम होता है, आयतन बढ़ता है या कम होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।